इंडिया वाले ने क्या किया, जैसे ही उनको पता चला कि एक नया मुल्क बनना है हमारा मुल्क, तो आजाद होना है, उन्होंने आइन की तैयारी शुरू कर दी। और पाकिस्तान में कोई आइन की तैयारी नहीं की गई। 1947 में पाकिस्तान बन गया। आपके पास बेसिकली जो जिसने मुल्क चलाना है, पहला आइन पाकिस्तान का कब हुआ ये पता है आपको? पहला पहला आइन आपका 1956 में आपका ना हुआ। कितने साल बाद हुआ? बेसिकली वो आप 9 साल बाद हुआ। देखे ना, पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद आपको पता चला कि इस तरीके से पाकिस्तान को चलाना कैसे है। मोदी साहब ने बहुत अच्छे काम किया। आईटी का जो मेन मतलब है इस वक्त जो ऑफिस है, मेन ब्रांचेज हैं या क्या मेन कैंपस है, वो इस वक्त इंडिया में है। आईटी की बेस इंडिया में। मेरे ख्याल में इंडिया के आगे जाने की वजह है कि वो जो जिस जगह पर है ना उसे उस जगह पर रखते हैं, सबको अपने ऊपर चढ़ा नहीं लेते। देखे ना, हमारे हर इदारा अपने डोमेन के अंदर रहता है, हर इदारा अपना काम कर रहा है। इधर हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट सारा काम कर रही है। 225 तक इंडिया जापान को भी पीछे छोड़कर चला जाएगा। ये सब किसकी वजह से? मोदी सरकार ने ये काम किया, मोदी जी ने ये काम किया है। अब अगर कंपैरिजन करें, इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर पर आते थे, वो 4 घंटे के लिए ड्यूटी देते थे, जाते थे। मोदी साहब सोते नहीं, आपको पता है कि मोदी साहब तकरीबन 3 से 4 घंटे सोते हैं, बाकी ड्यूटी देते हैं। अपने घर से खाना वो खुद लेकर आते हैं। तो आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं मोदी जी का इमरान खान साहब? मैं नहीं समझता कि इन दोनों का कंपैरिजन को बनता है। नहीं, कंपैरिजन तो आप किसी पर्सनैलिटी का किसी दूसरी पर्सनैलिटी के साथ कर ही नहीं ना सकते। हर पर्सनैलिटी एक यूनिक पर्सनैलिटी है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, 75 साल होने को हैं। आप अगर देखें इंडिया इस वक्त कहां पर पहुंचा है और पाकिस्तान को देख लें कि वो पाकिस्तान किन हालात में और किन मसाइल का शिकार है। तो आज हम पाकिस्तानी स्टूडेंट से जानेंगे इसकी क्या वजह है कि इंडिया एक सुपर पावर बनने के करीब है और वो एक दुनिया की बड़ी मुआशी ताकत बन गया है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान IMF के पीछे फिर रहा है 1.2 बिलियन के लिए। इसकी क्या मुहरकात हैं, क्या वजूहत है कि पाकिस्तान जो है वो इतनी ज़्यादा जो इसमें मसाइल का शिकार है, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया जो है इंडिया की पॉलिसीज़ की और इंडिया की जो तरक्की है उसकी मिसालें दे रही। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे इस बारे में जानेंगे कि पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं और इंडिया को आगे अगर कोई लेके गया है तो उसके पीछे क्या वजूहत हैं, और लीडरशिप की भी बात करेंगे कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया लीडरशिप। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम जी? माय नेम इज आफ्ताब अहमद। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ, BS इंग्लिश कर रहा हूँ, 6 डिपार्टमेंट। अच्छा, आपका नाम और आप क्या कर रहे हैं? मोहम्मद आफ्ताब मेरा नाम भी, और मैं भी BS इंग्लिश कर रहा हूँ इधर ही जिस यूनिवर्सिटी में, फैसलाबाद। अच्छा, आपसे ये जानेंगे कि आपको पता है कि 75 साल होने को हमारा मुल्क बना हुआ, तो यहाँ पर कितने मसाइल हैं? आप खुद देख रहे होंगे कितनी महंगाई हो गई है, कितनी बेरोज़गारी। फैसलाबाद की सारी इंडस्ट्री इस वक्त बंद पड़ी है। और दूसरी तरफ हम इंडिया की अगर मिसाल देखें, इंडिया को देखें तो इंडिया एक इस वक्त 5वें नंबर पर उसकी जो है इकानमी आ चुकी है। उसकी एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन $900 बिलियन इस साल एक्सपोर्ट रहेगी उसकी। और हमारी आप एक्सपोर्ट देख लें कितनी रह गई है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व अगर देखें तो 4 से 6 बिलियन डॉलर तकरीबन है पाकिस्तान के, और इंडिया के इस वक्त 590 तकरीबन बिलियन डॉलर उनके फॉरेन रिजर्व है। तो पाकिस्तान एक साथ ही दोनों मुल्क, इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ, पाकिस्तान का एक जन्म हुआ। खराबी कहाँ पर है, ये आज हम आपसे ये जानेंगे कि हमारी खराबी किस वजह पर है और इंडिया की तरक्की किस वजह से हुई है। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं सबसे पहले यही बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो हमेशा से एक इशू रहा है, वो इशू क्या है? वो इशू ये है कि कोई गवर्नमेंट जो परमानेंट ही नहीं है, और बेसिकली कोई सिमेट्री नहीं है कि इधर डेमोक्रेसी आती है, फिर इधर आ जाता है जनाब आपका मार्शल लॉ लग जाता है, मार्शल लॉ आते हैं, डेमोक्रेसी आती है, पीछे से फिर मार्शल लॉ आ जाता है। यानी कि कोई परमानेंट मतलब गवर्नमेंट नहीं आई। आपका कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं किए किसी ने। इसने 5 साल ही नहीं पूरे किए। दूसरी तरफ आप इंडिया को देखें, वहाँ पे ना परमानेंट हुकूमतें आती है, 5 साल पूरा करती है। उसके बाद जो मैं देखता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में ना जो मार्शल लॉ लगे हैं उनकी लेंथ बड़ी है। मतलब कोई 10 है, कोई 11 ईयर है, कोई परमानेंट उसका 13 साल में रहे ना, 13 साल। हाँ, वो बहुत ज्यादा है। और उधर इंडिया में कोई मार्शल लॉ अब तक नहीं लगा। उसके बाद इंडिया में एक ही निज़ाम चला गवर्नमेंट का, जो उनका प्रेसिडेंट सिस्टम है या जो भी है, प्रेसिडेंट सिस्टम चला है। पाकिस्तान में देखें जमहूरी सिस्टम, जमहूरियत है ना, वहाँ पर डेमोक्रेसी है। मेरे डेमोक्रेसी है ना, लेकिन लॉ आइन होते हैं ना, प्रेसिडेंशियल लॉ होता है, पार्लियामेंट्री आइन होता है। पाकिस्तान में
पार्लियामेंट्री आइन आया, फिर प्रेसिडेंशियल आया, फिर पार्लियामेंट्री आया, फिर उसमें देखें कि उन्होंने इस तरह का आइन बनाया है कि जिसमें अब तक आई थिंक 26 से 7 जो है ना वो अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। जो आता है जिसकी अक्सरियत होती है अपनी मर्जी से अपना जैसा उसके जिसमें उसके मुफाद होते हैं उस तरह की उसमें अमेंडमेंट करता है और खुद भाग जाता है, फरार हो जाता है। बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी वजह है। उसके बाद मैं दूसरी वजह ये है कि मार्शल लॉ जो है ना ये सबसे बड़ी वजह है। पाकिस्तान में देखें पाकिस्तान की आप समझते हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी ये सबसे बड़ी रीजन है। उसके बाद जब पाकिस्तान के बारे में सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान को बनाना 1940 में बकायदा मीनार पाकिस्तान जिस जगह पे है इकबाल पार्क, उसमें एक ऐलान कर दिया गया कि इधर अब पाकिस्तान एक अलग रियासत बनानी है, अल्लामा इकबाल का ख्वाब पूरा करना है। उसके बाद इन्होंने क्यों नहीं सोचा कि जो नया एक मुल्क बनाना है उसकी जो गवर्नमेंट होनी है उसको कैसे चलाना है, कौन आइन के बारे में कोई नहीं सोचेगा। दूसरी तरफ इंडिया को आप देखें, इंडिया वाले ने क्या किया, जैसे ही उनको पता चला कि एक नया मुल्क बनना है हमारा मुल्क, तो आजाद होना है, उन्होंने आइन की तैयारी शुरू कर दी। और पाकिस्तान में कोई आइन की तैयारी नहीं की गई। 1947 में पाकिस्तान बन गया। आपके पास बेसिकली जो जिसने मुल्क चलाना है, पहला आइन पाकिस्तान का कब हुआ ये पता है आपको? पहला आइन आपका 1956 में आपका ना हुआ। कितने साल बाद हुआ? बेसिकली वो आप 9 साल बाद हुआ। देखे ना पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद आपको पता चला कि इस तरीके से पाकिस्तान चलाना कैसे है। ये सबसे बड़ी ना मैं समझता हूँ कि एक ट्रेजिक सिचुएशन बन गई है, ट्रेजेडी है पाकिस्तान की। मैं ऐड करना चाहूँगा कि स्टार्ट में ना जब आपको ऑफर हुई यूएसएसआर से और अमेरिका से, तो नवाब लियाकत अली खान साहब ने अमेरिका को सिलेक्ट किया और वहाँ गया, दौरा किया वगैरह। जबकि इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने वो गैर जानिबदार रहा, उसने किसी की साइड नहीं ली, किसी के पास नहीं गया, बस वो वहीं रहा अपने पास। दोनों का दौरा कर लिया जो नहीं गया, उसने ये किया। हम शुरू से हिस्सा बन गए इन आलमी साजिशों का और बनते चले गए। इस तरह हमारा सारा का सारा निज़ाम ख़राब होता चला गया। फिर हमारी अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, डिक्टेटरशिप आने लगी, फिर आप कहें डेमोक्रेसी आने लगी। सिचुएशन कहीं कभी कभार इतनी ख़राब हो जाती कि आर्मी को खुद आके संभालना पड़ता। काफ़ी चीज़ें ऐसी रहीं, इस वजह से इंडिया बेहतर जा रहा है। सारी जो खराबियां हैं आप ये समझते हैं कि उसकी मेन रीज़न जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो मार्शल लॉ से, और कोई खराबी नहीं थी इस मुल्क के अंदर? नहीं, खराबी तो नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि अनस्टेबिलिटी इतनी बढ़ गई कि एक निज़ाम को लेके चल रहा है ना, जो दूसरा आएगा वो कहेगा मेरा नाम, वो अपना निज़ाम लेके जाएगा। हर किसी की अपनी है, ये अनस्टेबिलिटी लगी रही। फिर आप जंगों का हिस्सा बनते चले गए, फिर आप साइड लेते चले गए, फिर आप यूएसएसआर, अफगानिस्तान। इसमें आप ये नहीं समझते कि जो शुरू से ही हमारे एक माइंड सेट था कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया के साथ हमने जंगें करनी है, वो भी एक रीजन है हमारी जो नाकामी की वजह या पाकिस्तान के पीछे रहने की वजह? नहीं देखे ना, आज भी जो करंट सिचुएशन है, ब्रेन वाशिंग जो है ना, ये ब्रेन वाशिंग ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है किसी भी मुल्क की आवाम को किसी के खिलाफ करने का। उस वक्त भी ब्रेन वाशिंग की गई लोगों की। कुछ लोग थे वो कहते थे कि एक मुल्क रहना चाहिए, दूसरी तरफ ब्रेन वाशिंग की जा रही थी कि ये हिंदू हैं, इनके साथ हमारा जो है रिलेशन अच्छा नहीं रह सकता, हम इकट्ठे नहीं रह सकते। लेकिन हिस्ट्री देखे ना आप कितने सालों से इकट्ठे रह रहे हैं। हिस्ट्री भी आप देखें ना, हिस्टोरिकली देखा जाए तो इकट्ठे रह रहे हैं। लेकिन जब ब्रेन वाशिंग की गई तो उस वक्त कहा गया कि 2 नेशन थ्योरी दी गई कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते। ये मतलब ब्रेन वाशिंग की गई। ब्रेन वाशिंग के बाद आप जब एक अलग मुल्क बन गया, आपको पता होना चाहिए। इंडिया की मैं तारीफ करता हूँ इस बात पे कि इंडिया को इस हक में भी नहीं था कि एक अलग मुल्क हमारा बनना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मुल्क की तैयारी शुरू रखी आइन की। लेकिन पाकिस्तान को देखे, जिन्होंने डिजायर की थी, जिनका मेन मंसूबा था, मेन प्रोजेक्ट था कि एक इंस्टॉल करना है, एक लॉन्च करना है एक न्यू कंट्री, लेकिन उसको चलाने के तरीके ही आपके पास नहीं। आप फिर ले आए ब्रिटिश आइन आपने यूज किया बेसिकली। और उसमें देखे ना जो मेन जो इस्लामी चीजें उसमें लाई गई वो भी 1949 में लाई गई। पहले सारा आपका ब्रिटिश का दिया गया, ठीक है। उसके बाद देख लें ये असल में तो आइन वो कहते हैं कि 1973 वाला आइन जो चल रहा है ना इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर, वो इस वक्त तो वही चल रहा है ना 1973 वाला। लेकिन उसके बाद देखना मुल्क बन गया, उसके बाद जो भी बेसिकली आइन आपका बनाना होता है आपकी असम्बली ने। आपकी असम्बली आती थी 6 माह रहती थी, कोई 1 साल रहती थी। देखना 1958 तक आपके तकरीबन तो है ना 7 प्राइम मिनिस्टर गुजर चुके हैं। उन्होंने क्या खाक बनाना था। आइन को एक मामूली सा काम तो नहीं ना, 2 बंदों ने बैठ के उसको लिख देना है। आइन बनाने के लिए बकायदा एक पीछे रीजंस होनी चाहिए हर आर्टिकल के पीछे।
मतलब एक बकायदा वो एक प्रोसेस है उसके थ्रू होता है। लेकिन ये इधर देखें, एक को दी जाती है असम्बली का, उसको टाइम दिया जाता है साल, किसी को 6 महीने दिया जाता है। और मोहम्मद अली बोगरा साहब जो प्रोजेक्ट मतलब उन्होंने मुकम्मल कर लिया था लेकिन उनको हटा दिया गया। उसके बाद 1956 में आपका आइन बन गया, लेकिन अयूब खान साहब आते हैं 1958 में, 2 साल बाद आइन बनने के बाद वो पिछली सारी मेहनत पे पानी फेर जाते हैं। फिर आइन आपका कैंसर, फिर 1962 वाला बनता है, उसको भी फिर माशाल्लाह के थ्रू उड़ा दिया जाता है। फिर 1973 वाला बनता है आखिरकार, और उसमें ये जो हमारे सियासतदान है, मुअज़्ज़ज़ सियासतदान, इन्होंने जनाब इतनी मैनेजमेंट कर दी। हर कोई आता है अपने मुफाद के लिए, अपना जिसमें वो फायदा देखता ना, जाहिर सी बात है वो मेजोरिटी के साथ आया प्राइम मिनिस्टर, उसकी बात मानी जानी है कौमी असम्बली में, उसकी पार्लियामेंट में बात मानी जानी है, क्योंकि उसकी मेजोरिटी है। वो अपनी मर्जी की उधर अमेंडमेंट करता है, तब्दीली लाता है, अपना फायदा उठाता है और साइड पे चला जाता है। मुशर्रफ साहब आए, मुशर्रफ साहब ने NRO ले लिया, जो भी उसके सारे गुनाह थे वो माफ हो गए, वो साइड पे चला गया। आप पीछे प्राइम मिनिस्टर हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, वो भी NRO के चक्कर में है। ये मतलब है ना, देखे ना, हर कोई अपनी गुंजाइश निकालता रहा है आइन में से। आइन को यूज ही नहीं किया गया, आइन को ना बेसिकली इंस्टॉल ही नहीं किया गया। हर कोई अपनी गुंजाइश निकालता है, हर कोई चाहता है कि मेरा इसमें से फायदा निकले। दूसरी तरफ इंडिया में तरक्की क्यों है? इंडिया की जो लीडर्स थे उन्होंने जानबदारी से काम किया। उन्होंने पहले तो आइन मुकम्मल किया, उसके बाद उन्होंने उनके जो लीडर्स थे उस वक्त पाकिस्तान बनने के वक्त, ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने एक मतलब ऐसा सिस्टम उधर आर्मी में लाया जिसकी वजह से कोई मार्शल लॉ नहीं रख सकता। उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो को लेकर आए, जो सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो वो चीज़ है, आपको बताता चलूँ कि जो सिर्फ और सिर्फ जिसका मकसद क्या है, जिसका मकसद है कि आर्मी के लोगों पे नजर रखना, आर्मी के ऑफिसर्स पे नजर रखना कि वो क्या कर रहे हैं। वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, जिससे उसके बाद उनका कोई आर्मी चीफ एक नहीं है। वो इस तरह का सिस्टम है जिस तरह का जो जनाब आप चीफ जस्टिस नहीं होता, एक चीफ जस्टिस होता है, लेकिन साथ में बेंच में भी आपके जस्टिस होते हैं जिनकी वीटो पावर, अगर वो बेंच में से मना कर दें कि ये फैसला नहीं होना, कमांडर जैसे होते हैं, हाँ नहीं होना, इस तरह का उनका सिस्टम है। कोई भी बड़ा नहीं, एक तो वो अलामती तौर पर उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन जो फैसले हैं वो सब मिल के करते हैं। ये वजह है कि उधर मार्शल लॉ भी नहीं लगा। उसके बाद आप करंट सिचुएशन देखें, और पाकिस्तान में 90s के दौर में, 1990s के दौर में पाकिस्तान एक बहुत मतलब 5 ईयर प्रोजेक्ट चला रहा था, तरक्याती मनसूबे, उसमें पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा था। मलेशिया ने वही प्रोजेक्ट उठाया कि आज मलेशिया देखे कहाँ पे पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान कहाँ पे, क्योंकि उन्होंने वो मनसूबे बंद कर दिए। दूसरी तरफ इंडिया 1990 में क्या था, इंडिया ने अपना सारा सोना जो है ना वो गिरवी रखा, उसके कर्जा लिया और फिर वो मुल्क चला रहा था। ये सबसे बड़ी ना मैं समझता हूँ कि एक ट्रेजिक सिचुएशन बन गई है, ट्रेजेडी है पाकिस्तान की। मैं ऐड करना चाहूँगा कि स्टार्ट में ना जब आपको ऑफर हुई USSR से और अमेरिका से, तो नवाब लियाकत अली खान साहब ने अमेरिका को सिलेक्ट किया और वहाँ गया, दौरा किया वगैरह। जबकि इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने वो गैर जानिबदार रहा, उसने किसी की साइड नहीं ली, किसी के पास नहीं गया, बस वो वहीं रहा अपने पास, दोनों का दौरा कर लिया, नहीं गया, उसने ये किया। हम शुरू से हिस्सा बन गए इन आलमी साजिशों का और बनते चले गए। इस तरह हमारा सारा का सारा निज़ाम ख़राब होता चला गया। फिर हमारी अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, डिक्टेटरशिप आने लगी, फिर आप कहें डेमोक्रेसी आने लगी। सिचुएशन कहीं कभी कभार इतनी ख़राब हो जाती कि आर्मी को खुद आके संभालना पड़ता। काफ़ी चीज़ें ऐसी रहीं, इस वजह से इंडिया बेहतर जा रहा है। सारी जो खराबियां हैं आप ये समझते हैं कि उसकी मेन रीज़न जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो मार्शल लॉ से, और कोई खराबी नहीं थी इस मुल्क के अंदर? नहीं, खराबी तो नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि अनस्टेबिलिटी इतनी बढ़ गई कि एक निज़ाम को लेके चल रहा है ना, जो दूसरा आएगा वो कहेगा मेरा नाम, वो अपना निज़ाम लेके जाएगा, हर किसी की अपनी है। ये अनस्टेबिलिटी लगी रही। फिर आप जंगों का हिस्सा बनते चले गए, फिर आप साइड लेते चले गए, फिर आप USSR, अफगानिस्तान। इसमें आप ये नहीं समझते कि जो शुरू से ही हमारे एक माइंड सेट था कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया के साथ हमने जंगें करनी है, वो भी एक रीजन है हमारे जो नाकामी की वजह या पाकिस्तान के पीछे रहने की वजह? नहीं देखे ना, आज भी जो करंट सिचुएशन है, ब्रेन वाशिंग जो है ना, ये ब्रेन वाशिंग ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है किसी भी मुल्क की आवाम को किसी के खिलाफ करने का। उस वक्त भी ब्रेन वाशिंग की गई लोगों की। कुछ लोग थे वो कहते थे कि एक मुल्क रहना चाहिए, दूसरी तरफ ब्रेन वाशिंग की जा रही थी कि ये हिंदू हैं, इनके साथ हमारा जो है रिलेशन अच्छा नहीं रह सकता, हम इकट्ठे नहीं रह सकते। लेकिन हिस्ट्री देखे ना आप कितने सालों से इकट्ठे ही रह रहे हैं। हिस्ट्री भी आप देखें ना, हिस्टोरिकली देखा जाए तो इकट्ठे रह रहे हैं। लेकिन जब ब्रेन वॉशिंग की गई तो उस वक्त कहा गया कि 2 नेशन थ्योरी दी गई कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते। ये मतलब ब्रेन वॉशिंग की गई। ब्रेन वॉशिंग के बाद आप जब एक अलहदा मुल्क बन गया, आपको पता होना चाहिए
इंडिया की मैं तारीफ करता हूँ इस बात पे कि इंडिया को इस हक में भी नहीं था कि कहलाता मुल्क हमारा बनना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मुल्क की तैयारी शुरू रखी आइन की। लेकिन पाकिस्तान को देखें, जिन्होंने डिजायर की थी, जिनका मेन मंसूबा था, मेन प्रोजेक्ट था कि एक इंस्टॉल करना है, एक लॉन्च करना है, एक न्यू कंट्री, लेकिन उसको चलाने के तरीके ही आपके पास नहीं। आप फिर ले आए ब्रिटिश आइन आपने यूज किया बेसिकली, और उसमें देखें ना जो मेन जो इस्लामी चीजें उसमें लाई गई वो भी 1949 में लाई गई। पहले सारा आपका ब्रिटिश का दिया गया, ठीक है। उसके बाद देख लें ये असल में तो आइन वो कहते हैं कि 1973 वाला आइन जो चल रहा है ना इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर, वो इस वक्त तो वही चल रहा है ना 1973 वाला, लेकिन उसके बाद देखना मुल्क बन गया। उसके बाद जो भी बेसिकली आइन आपका बनाना होता है, आपकी असम्बली ने, आपकी असम्बली आती थी 6 माह रहती थी, कोई 1 साल रहती थी। देखना 1958 तक आपके तकरीबन तो है ना 7 प्राइम मिनिस्टर गुजर चुके हैं। उन्होंने क्या खाक बनाना था, आइन को एक मामूली सा काम तो नहीं ना, 2 बंदों ने बैठ के उसको लिख देना है। आइन बनाने के लिए बकायदा एक पीछे रीजंस होनी चाहिए, हर आर्टिकल के पीछे एक बकायदा वो एक प्रोसेस है, उसके थ्रू होता है। लेकिन ये इधर देखें, एक को दी जाती है असम्बली का, उसको टाइम दिया जाता है साल, किसी को 6 महीने दिया जाता है। और मोहम्मद अली बोगरा साहब जो प्रोजेक्ट मतलब उन्होंने मुकम्मल कर लिया था, लेकिन उनको हटा दिया गया। उसके बाद 1956 में आपका आइन बन गया, लेकिन अयूब खान साहब आते हैं 1958 में, 2 साल बाद आइन बनने के बाद वो पिछली सारी मेहनत पे पानी फेर जाते हैं। फिर आइन आपका कैंसर, फिर 1962 वाला बनता है, उसको भी फिर माशाल्लाह के थ्रू उड़ा दिया जाता है। फिर 1973 वाला बनता है आखिरकार, और उसमें ये जो हमारे सियासतदान है, मुअज़्ज़ज़ सियासतदान, इन्होंने जनाब इतनी मैनेजमेंट कर दी। हर कोई आता है अपने मुफाद के लिए, अपना जिसमें वो फायदा देखता ना, जाहिर सी बात है वो मेजोरिटी के साथ आया प्राइम मिनिस्टर, उसकी बात मानी जानी है कौमी असम्बली में, उसकी पार्लियामेंट में बात मानी जानी है, क्योंकि उसकी मेजोरिटी है। वो अपनी मर्जी की उधर अमेंडमेंट करता है, तब्दीली लाता है, अपना फायदा उठाता है और साइड पे चला जाता है। मुशर्रफ साहब आए, मुशर्रफ साहब ने NRO ले लिया, जो भी उसके सारे गुनाह थे वो माफ हो गए, वो साइड पे चला गया। आप पीछे प्राइम मिनिस्टर हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, वो भी NRO के चक्कर में है। ये मतलब है ना, देखे ना, हर कोई अपनी गुंजाइश निकालता रहा है आइन में से। आइन को यूज ही नहीं किया गया, आइन को ना बेसिकली इंस्टॉल ही नहीं किया गया। हर कोई अपनी गुंजाइश निकालता है, हर कोई चाहता है कि मेरा इसमें से फायदा निकले। दूसरी तरफ इंडिया में तरक्की क्यों है? इंडिया की जो लीडर्स थे उन्होंने जानबदारी से काम किया। उन्होंने पहले तो आइन मुकम्मल किया, उसके बाद उन्होंने उनके जो लीडर्स थे उस वक्त पाकिस्तान बनने के वक्त, ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने एक मतलब ऐसा सिस्टम उधर आर्मी में लाया जिसकी वजह से कोई मार्शल लॉ नहीं रख सकता। उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो को लेकर आए, जो सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो वो चीज़ है, आपको बताता चलूँ कि जो सिर्फ और सिर्फ जिसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि आर्मी के लोगों पे नजर रखना, आर्मी के ऑफिसर्स पे नजर रखना कि वो क्या कार्य, वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, जिससे उसके बाद उनका कोई आर्मी चीफ एक नहीं है। वो इस तरह का सिस्टम है जिस तरह का जो जनाब आप चीफ जस्टिस नहीं होता, एक चीफ जस्टिस होता है, लेकिन साथ में बेंच में भी आपके जस्टिस होते हैं जिनकी वीटो पावर, अगर वो बेंच में से मना कर दें कि ये फैसला नहीं होना, कमांडर जैसे होते हैं, हाँ नहीं होना, इस तरह का उनका सिस्टम है। कोई भी बड़ा नहीं है कि वो अलामती तौर पर उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन जो फैसले हैं वो सब मिल के करते हैं। ये वजह है कि उधर मार्शल लॉ भी नहीं लगा। उसके बाद आप करंट सिचुएशन देखें, और पाकिस्तान में 90s के दौर में, 1990s के दौर में पाकिस्तान एक बहुत मतलब 5 ईयर प्रोजेक्ट चला रहा था, तरक्याती मनसूबे, उसमें पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा था। मलेशिया ने वही प्रोजेक्ट उठाया कि आज मलेशिया देखे कहाँ पे पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान कहाँ पे, क्योंकि उन्होंने वो मनसूबे बंद कर दिए। दूसरी तरफ इंडिया 1990 में क्या था, इंडिया ने अपना सारा सोना जो है ना वो गिरवी रखा, उसके कर्जा लिया और फिर वो मुल्क चला रहा। मोदी साहब ने बहुत अच्छे काम किया। आईटी का जो मेन मतलब है इस वक्त जो ऑफिसेज हैं, मेन ब्रांचेज हैं या क्या मेन कैंपस है, वो इस वक्त इंडिया में है, आईटी की बेस इंडिया में। अच्छा, ये सारी जो तरक्की है उसका क्रेडिट आप मोदी जी को देते हैं, क्या देख रहे हैं कि या इसके पीछे कांग्रेस ने भी कुछ वर्किंग की थी? देखें ना, ये जो तरक्की है इसमें सारे जो इंडिया के लीडर्स हैं उन्होंने काम किया। देखें आप गांधी साहब हैं या नेहरू साहब हैं, उन्होंने इनिशियली बहुत अच्छे स्टेप लिए जिनकी वजह से एक बहुत अच्छी बेस बनी। उस बेस को मोदी जी ने आके उठाया है, उसने एक बिल्डिंग बनाई है, उसने उसे एक बुर्ज खलीफा बनाया, समझ लो बेस से लेके बुर्ज खलीफा बनाया, उस्मान तक लेकर गए इंडिया को। वही मैं बात आपको बता रहा था कि 1990 में एज ए प्रीवियसली आई मेंशन्ड कि वो 90 के दौर में उन्होंने सोना रख के गिरवी तो कर्जा लिया था, लेकिन उसके बाद मोदी जी की गवर्नमेंट आई, मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। मोदी साहब ने आईटी की बेस जो है वो इंडिया को बनाया, आईटी की जो मेन कैंपस है, मेन जो ब्रांचेज हैं वो इंडिया में है। उसके बाद इंडिया ने टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम किया है।
ये कहा जा रहा है कि 225 तक इंडिया जापान को भी पीछे छोड़कर चला जाएगा। ये सब किसकी वजह से? मोदी सरकार ने ये काम किया, मोदी जी ने ये काम किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में वही मैं कोई लीडर ऐसा नजर आ रहा है जो मोदी जी जैसा हो पाकिस्तान के अंदर आपको? नहीं, यही दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब जो है ना वो भी अच्छे काम। इमरान खान साहब पहले आए हैं, 4 साल तकरीबन उन्होंने गवर्नमेंट की, लेकिन कोई एक काम भी इस तरह का नहीं है जैसे कि वहाँ पर इंडिया के अंदर हो रहा है। लेकिन ना मोदी साहब को तकरीबन 10 इयर्स हो गए हैं, ये गवर्नमेंट करते हुए। बहुत सारे मंसूबे ऐसे होते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जिनको आप 2 साल में या 1 साल में कंप्लीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डैम बनाना चाहें तो वो आप 1 साल के अंदर तो नहीं ना बना सकते। लॉन्ग लास्टिंग कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन पे काम करना होता है। और मैं समझता हूँ कि ये बैड लक रही इमरान खान साहब की कि उन्होंने उनका जो दौर था वो कोविड-19 का दौर था, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कवर किया कोविड-19। अच्छा, लेकिन अब अगर कंपैरिजन करें, इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर पर आते थे, वो 4 घंटे के लिए ड्यूटी देते थे, जाते थे। मोदी साहब सोते नहीं, आपको पता है कि मोदी साहब तकरीबन 3 से 4 घंटे सोते हैं, बाकी ड्यूटी देते हैं। अपने घर से खाना वो खुद लेकर आते हैं। तो आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं मोदी जी का इमरान खान साहब? मैं नहीं समझता कि इन दोनों का कंपैरिजन को बनता है। नहीं, कंपैरिजन तो आप किसी पर्सनैलिटी का किसी दूसरी पर्सनैलिटी के साथ कर ही नहीं ना सकते। हर पर्सनैलिटी एक यूनिक पर्सनैलिटी है। आप कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को देखें, वो उसके पास तो गाड़ी भी नहीं है, वो साइकिल पे मतलब जाता है, ट्रैवलिंग साइकिल पे करता है, कोई प्रोटोकॉल नहीं। इस तरह आप कंपैरिजन नहीं किसी पर्सनैलिटी का कर सकते। इस पे मैं मजीद यही कहना चाहता हूँ कि आप हर पर्सनैलिटी यूनिक है। इमरान खान साहब की एक अपनी पर्सनैलिटी है, मोदी साहब की एक अपनी पर्सनैलिटी है, उनकी एक माइंड अपना है, स्कूल ऑफ थॉट अपना है, उनकी अपनी साइकी है, वो अपने तरीके से काम करते हैं, वो अपने तरीके से काम चलो करते हैं। इस सवाल को इस सेंस में चेंज कर लेते हैं कि मोदी जी को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर बना दिया जाए और इमरान खान साहब को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो फिर क्या देख रहे हैं कि 5 साल के बाद में इंडिया की क्या पोजीशन होगी और पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी? मैं तो पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखूंगा। पाकिस्तान, अगर मोदी साहब पाकिस्तान में आ जाते हैं तो वो यही काम करेंगे जो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि 5 साल में पाकिस्तान को ऊपर ले जाएंगे वो? मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट से देख रहा हूँ ना कि जो सिनेरियो है, उम्मीद की जा रही है कि वो इसको मजीद बेहतर करेंगे। और इमरान खान साहब अगर इंडिया में जाते हैं तो वो भी उसको मजीद पॉलिश करेंगे, मजीद बेहतरी लाएंगे, क्योंकि वो भी एक अच्छे लीडर हैं, वो पढ़े लिखे लीडर भी हैं। अच्छा, आप कैसे पाकिस्तान का फ्यूचर अब कैसे देख रहे हैं? जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अभी भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो अदलिया है हमारी अपने रास्ते पे जा रही है, जो बाकी लोग हैं वो अपने रास्ते पे जा रहे हैं, पॉलिटिशियन अब अलग से एक बना रहे हैं, जो स्टैब्लिशमेंट है वो अलग से, तो खिचड़ी सी एक पकी हुई है। तो अभी पाकिस्तान का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पाकिस्तान उम्मीद ना मुझे बताएं, वैसे बताएं कि आप वैसे क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, फैक्ट पे बात करें। फैक्ट यही है कि उम्मीद है कि पाकिस्तान का जो है ना फ्यूचर बेहतर होगा। खिचड़ी यही है कि खिचड़ी पाक रही है, जब तक आप खुद ठीक नहीं होंगे तो कोई भी ठीक नहीं हो सकता। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मैं ईमानदारी से कौन है इस वक्त ईमानदार? कौन है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान में तो कोई भी ईमानदार नहीं है। आप नहीं ईमानदार, मैं कहाँ ईमानदार हूँ? यूनिवर्सिटी में आया हूँ, मैं कहाँ ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी और क्या पढ़ रहे हैं आप? फरहान असगर मेरा नाम है, बीबीए कर रहा हूँ जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। आपका नाम और आप क्या पढ़ रहे हैं? मोहम्मद अली मेरा नाम है, हाफिजाबाद से हूँ। मैं जीसी यूनिवर्सिटी में बीबीए कर रहा हूँ। आप जी? मेरा नाम रुहेल अहमद है और मैं बीएस इंग्लिश कर रहा हूँ जीसी यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह जी, तीनों स्टूडेंट हैं और मुस्तकबिल है हमारा, यूथ है ये। आज आपसे ये पूछेंगे, आप पाकिस्तान के जो इस वक्त हालत है, जो सिचुएशन है करंट, जो उसमें आप लगा लें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है और जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, उसकी सारी की वजह क्या समझते हैं कि मसाइल की असल जड़ क्या है पाकिस्तान? मसाइल की असल जड़ ये है कि अब जो अमीर तबका है हमारा, मिसाल के तौर पे जो हमारे सियासतदान हैं बड़े बड़े, ये नून लीग के रहनुमा ज़्यादा, पीटीआई के छोटे रहनुमा, ये सारे इनकी बाहर इतने कारोबार हैं, सारा इनका पैसा बाहर पड़ा है पाकिस्तान के लिए, ये सोचते नहीं हैं। अगर ये पाकिस्तान के लिए सोचना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान तरक्की के राह पर गामजन होगा। ये तो अभी ये देखें ना, जो आप नवाज शरीफ की बात करें या आप दूसरी जो जरदारी की बात करें, पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए। जी जी। लेकिन हम 75 सालों की अगर बात करें तो फिर आप कहाँ पर देख रहे हैं पाकिस्तान? सर 75 सालों से देखे ना, उनकी जो मर्जी होती है, हमें उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है अमेरिका वालों ने, उनकी जो मर्जी होती है वो लाकर अपना बैठा देते हैं। मिसाल के तौर पर देख लें, जो जिसका दिल चाहता है वो अपना आर्मी चीफ बैठा देता है,
आज तक कुछ देर पहले जब जनरल हमीद गुल साहब ने बयान दिया था कि जो उनकी ताबेदारी अच्छी करता है वो उसको बिठा देते हैं। कोई भी बंदा आर्मी चीफ उसकी दाढ़ी क्यों नहीं होती? इस वजह से नहीं होती कि ये उनके पिट्ठू हैं, वो इनको आगे आने नहीं देते। जो सही लोग हैं उन्होंने अपना कारोबार चलाना है, उन्होंने हमें समझा हुआ ये हमारा बिजनेस का जरिया बनाया हुआ है उन्होंने। ये कोई मुल्क नहीं है आज़ाद, हम आज़ाद हुए ही नहीं। हम ये देखे गुलाम इतने गुलाम हो बैठे हैं। इसकी सारी वजह हमारे अमीर लोग हैं। आज़ादी कैसे मिलेगी हमें? आज़ादी ऐसे ही मिलेगी अगर हम पाकिस्तान के साथ सिंसेर होंगे तो हमें आज़ादी मिलेगी। ऐसे नहीं मिलेगी कि हम इधर से जा रहे हैं, हमारे इलेक्शन कराने को पैसे नहीं है, हम भारत में जा रहे हैं, कभी अफगानिस्तान में जा रहे हैं, कभी अमेरिका में जा रहे हैं, बगैर वजह के हम इंग्लैंड जा रहे हैं। ये तो वजह नहीं ना। इस तरह हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अगर तरक्की करनी है तो पाकिस्तान को सिंसेर होकर सोचना पड़ेगा। तो कौन सिंसेर आप कौन समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए मुखलिस हो? मेरे ख्याल में हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरे ख्याल में वाहिद इमरान खान इसका हाल है। अगर वो आ जाता है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की पर जाएगा। इमरान खान साहब पहले भी 4 साल तकरीबन हुकूमत करके गए हैं, तब तो पाकिस्तान ने कोई खास तरक्की नहीं की उसमें। देखिए ना जी, पहले वो हुकूमत करके गए हैं लेकिन उनकी मेजोरिटी नहीं थी उनके पास। उनके एक भी स्टेप लेने के लिए बाकी साहब से पूछना पड़ता था, उनके हमायतियों से। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस दफ़ा वो 2-1 से मेजोरिटी से आएँ, 2/3 हाँ 2/3 मेजोरिटी से आएँ, ताकि वो हम इस मुल्क के लिए बेहतर फैसले कर सकें। अगर कोई बंदा इस मुल्क के लिए बेहतर फैसले कर सकता है तो वो इस टाइम वाहिद इमरान खान है। वो भी उस वक्त हो सकता है जब वो 2/3 मेजोरिटी से आएंगे इंशाल्लाह। तो अगर फिर भी ना कर सके, जिस तरह आपने बोला कि पाकिस्तान के अंदर जो भी फैसले होते हैं वो अमेरिका की यानी कि कहने पर होते हैं, तो अगर फिर भी इस्टेब्लिशमेंट या दीगर जो इदारे हैं जो हमारे ऊपर मुदाखलत करते हैं, इस तरह की वो होती रही तो फिर क्या करेंगे हम? देखिए ना जी, दिलों के राज तो अल्लाह जानता है बेशक। अगर हम देखा जाए तो इमरान खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, पहले उन्होंने अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट वालों पर हाथ डाला। देखिए ना कैसे आज तक किसी बंदे ने आर्मी चीफ को ऐसे हाथ नहीं डाला जैसे उन्होंने जनरल बाजवा साहब का पर हाथ डाला है। हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, इंशाल्लाह जैसे वो कह रहे हैं कि मैं आके सुधारूंगा, इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद हो तो फिर ही अच्छा होता है। इंशाल्लाह वो सुधारेंगे। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं कि मसाइल आपकी नज़र में वही मसाइल हैं जो ये बता रहे हैं या और भी कोई मसला है पाकिस्तान में? जी मेरी नज़र में वही है जो भाई बता रहे हैं सेम जी। उसका हाल इमरान खान ही है इंशाल्लाह। अच्छा, मसला इमरान खान या हाल इमरान खान? हाल इमरान खान है। मसला तो ये है ना नून लीग वाले। अच्छा, हाँ जी। आप क्या बताएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं है कि जिसने 5 साल अपने पूरे किए हों, क्योंकि जो हमारे सियासी हैं ये बेचारे खुद गुलाम हैं एस्टेब्लिशमेंट के। पाकिस्तान में जो भी काम होता है वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकता। अदालत है, अदालत पर भी एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल है। हमारे जज हैं वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते। तो पाकिस्तान का सिर्फ यही हल है कि अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारे सियासियों को खुले तरीके से काम करने दे तो वो तरक्की कर सकते हैं। रोक टोक ना हो गई। जी रोक टोक ना हो, और जो भी हुकूमत है वो अपने 5 साल पूरे करे। क्योंकि जब भी कोई हुकूमत आती है तो वो अपना एक मंशूर लेकर आती है, अपने प्रोजेक्ट लेकर आती है। जब 5 साल वो पूरे करेगी तो फिर ही वो प्रोजेक्ट पूरे होंगे, क्योंकि जिस तरह 2 या 2.5 साल होते हैं मिलते हैं हुकूमत को किसी भी, तो वो आधे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। जब नई हुकूमत आती है वो खत्म कर देती है। जी उनको ख़त्म कर देती है। तो इसका यही हल है कि 5 साल हुकूमत का। अच्छा, आप ये बताएं कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान का खित्ते के दूसरे ममालिक जो हैं, जैसे अफगानिस्तान है। अब देखें, शर्मिंदगी की बात है कि हम अफगानिस्तान के साथ में पाकिस्तान को करेंसी कम हो गई है, हमारी बांग्लादेश से भी करेंसी बांग्लादेश के कंपैरिजन कर रहे एक रियासत थी बांग्लादेश, वो हमसे बाद में आज़ाद हो गए। आज उनके पास जो उनका पड़ा हुआ है माल वो 80 अरब पड़ा हुआ है, 80 अरब डॉलर उनका पड़ा हुआ है खजाना। हमारे पास 4 अरब पड़ा हुआ है। ये हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं जो हम इंडिया के साथ अगर कंपेयर करें, 47 में हम अलग हुए हैं यानी आज़ाद हुए हैं हम, तो पाकिस्तान पीछे इतना क्यों रह गया? इंडिया इतनी तरक्की क्यों कर गया? इसकी क्या वजह आप समझ रहे हैं? इंडिया के आगे जाने की वजह क्या है? मेरे ख्याल में इंडिया के आगे जाने की वजह है कि वो जो जिस जगह पर है ना उसे उस जगह पर रखते हैं, सबको अपने ऊपर चढ़ा नहीं लेते। देखे ना, हमारे हर इदारा अपने डोमेन के अंदर रहता है, हर इदारा अपना काम कर रहा है। इधर हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट सारा काम कर रही है, उसके अंदर सब कुछ उसके अंदर हुआ पड़ा है। जज है तो उसने एस्टेब्लिशमेंट से पूछ के फैसला करना है, वज़ीर आज़म है तो उसने पूछ के करना है। हालांकि
वजीर आजम के नीचे होता है वजीर दिफा, उसके नीचे सेक्रेटरी होते हैं, उसके नीचे आ गई है, चौथे नंबर पे आ रहा है आर्मी चीफ, लेकिन वो सारे फैसले वो कर रहा है। ये कोई इंसाफ नहीं है, ये इस वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आज मेरे ख्याल से एक और भी है कि पाकिस्तान का जो है ना निज़ाम, वो सदारती निज़ाम कर दिया जाए, क्योंकि जो सदर है ना उसको वो अपने 5 साल टेन्योर पूरा करके ही जाता है ना, मसला उसे कानून इजाज़त देता है। तो जब सदारती निज़ाम हो जाएगा तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान प्रेशर खत्म हो जाएगा, जिस तरह छोटी पार्टियां प्रेशर डाल दी है ना। वज़ीर आज़म है जिस तरह पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, उस पर ये कोई ना कोई करप्शन का इल्जाम लग जाता है या कोई भी ऐसा इशू, तो उसे उतार देते हैं, अदालत उसे नाअहल कर देती है। जैसे कह रहे हैं कि छोटी पार्टियां जैसे है ना, अभी भी गवर्नमेंट जो बनी पीडीएम की, मुमकिन है कोई भी हुकूमत जब 2/3 से आएगी ना, वो ब्लैकमेल नहीं होगी। हाँ, मेरे ब्लैकमेल ख्याल से पाकिस्तान में अब तक 75 साल तारीख में कोई इलेक्शन भी शफाफ नहीं हुआ, क्योंकि अगर इलेक्शन शफाफ हो जाता तो अभी आप देख रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं और शफाफ हो रहे हैं। नहीं, ये कभी भी मुमकिन नहीं है जब तक एक गवर्नमेंट, एक पार्टी की गवर्नमेंट बैठी हुई है, शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता। अगर देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि खुदा रहा इस कौम पर रहम करे, अपने डोमेन के अंदर हैं। हाँ, अपने डोमेन के अंदर है, अपने इख्तियारात का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, बस उधर तक करें। आपका काम है चौनियों में रहना, उधर पाकिस्तान की जो तालीम है, जो सेहत है, उसका बजट देख लें, और जो हमारा दफाई बजट है वो देख लें, वो कहीं ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान की आप ये देख लें कि 2 दहशतगर्दी, पाक फौज को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया, लेकिन आप ये देख लें कि हमारे कोई जंग वगैरह भी नहीं हुई किसी से, तो हमारा दफाई बजट भी इतना ज्यादा है। इंडिया को बोलते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, उसने हम पे हमला करना है, इस और वजह हम से दफाई बजट ही करते रहेंगे इसी तरह, इस वजह से तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन जो भी कौम बढ़ती है वो अपनी तालीम से बढ़ती है, शौर से बढ़ती है। जब तक शौर नहीं आएगा हम इसी तरह गुलाम रहेंगे, इसी तरह हमारा गुजारा है। देखें जी, अगर तो हम इंडिया से ऐसे डरते रहें और ये कहते रहें कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ये कर देगा वो कर देगा, ये अल्लाह की जात ने मुल्क बनाया। तो तल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए ना, उन्हें चाहिए कि उनके साथ टेबल डायलॉग करें। ये जंग कोई हल नहीं है, ये तो हर चीज के पीछे भी गए थे। 2 दिन की पहले की बात है कि बिलावल भुट्टो गए हैं इंडिया, तो उनके जो वजीर खारजा थे इंडिया के, उन्होंने उनके साथ अच्छी तरीके से ना सलाम की ना दुआ की, मसलन कोई वगैरह। तो ये भी बात नहीं ना, बात तो यही ना कि तल्लुक अगर आपके अच्छे होंगे तो आपको अच्छे तरीके से मिलेंगे ना। मसला कश्मीर आ जाता है ना बीच में। ये जब तक अंग्रेज ने हमारे जो पाकिस्तान और इंडिया में जो बीच बो के गया है ना गंदा, वो यही है कश्मीर। जब तक ये मसला सॉल्व नहीं होगा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा, जबकि इंडिया इतनी तरक्की भी नहीं कर गया जितनी ये सारा मसला तो तकसीम से शुरू हुआ है। अगर देखा जाए तो ये उन्होंने, अंग्रेज़ों ने तकसीम इस तरह की है कि जो पाकिस्तान के मेजॉरिटी इलाके थे, आधा पंजाब उनको दे दिया, उनमें उसमें पाकिस्तान की मेजॉरिटी थी, मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, मुसलमान उधर बेचारे पिस रहे हैं। तो क्यों ये आपने फिर तकसीम क्यों तस्लीम की? ये पाकिस्तान की मर्जी के साथ तकसीम हुई थी ना उस वक्त। ये उस वक्त मुसलमानों ने चाहा था चले हमें जो मिल रहा है हम लें, बस इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे वो आ गए हैं। देखिए उस वक्त कितनी कुर्बानियां हमारे अबाईजाद ने दी, अब हम उसकी नाशुक्री करें या उनको जुटलाएं तो बुरी बात है। जो उन्होंने किया बहुत अच्छा किया, हम इस पर फख्र करते हैं। लेकिन खुदारा इस वक्त आर्मी में हमारी जिंदाबाद, हम आर्मी के पूरा सपोर्ट रहा है, लेकिन ये है कि सियासी मुदाखलत ना करें। हाँ, कोई बार उनके साथ कोई मिसाल पेश आता है, इंशाल्लाह हम पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, उनके आगे खड़े हैं, पीछे नहीं, उनके आगे खड़े हैं। पहले गोलियां हमें लगे, बाद में उनके सीने। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।